में पढ़ा था। लास्ट सब पार्ट्स आपने पढ़ लिए लॉ के, मतलब जो हमने लास्ट क्लास में लॉ के अंदर जो पढ़ा था, लॉ के जो टॉपिक्स हमने पार्टनरशिप काइंड्स ऑफ एक्ट पढ़े पार्टनर। थे, हाँ काइंड्स ऑफ पार्टनर, वो क्लियर है। यस मैम। उसका अभी हमारा एक पोर्शन और रहता है ना, होल्डिंग आउट वाला, वो लिखना रहता यस है अभी मैम। हमारा। ठीक है, अभी तक पार्टनर बाय हमने, एस्टोपल बच रहा है। हाँ वही, अभी तक हमने पूरी पार्टनरशिप में क्या क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। पहला हमने क्या पार्ट किया था, पहले हमने एक डेफिनेशन की थी, फटाफट से डेफिनेशन बोलो बिना रुके। Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits, share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे एलिमेंट्स बताओ। Association of two or more persons, agreement, business, agreement to share profits, business Share carried of on by profit. all or any of them acting for all. गुड। थर्ड क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस बताओ। Business की partnership at will, particular partnership, fixed partner, fixed term partnership और जनरल पार्टनरशिप। ओके, डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 7 नहीं, पार्टनरशिप की 4। ओके ओके, एंड नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप एट विल, किस में डिफाइन है? 7, सेक्शन 7। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप? वो नहीं पता, लिखा नहीं था नोट में? लिखा नहीं था। नहीं लिखा था, अब लिख लो वहां पे सेक्शन 8, ठीक है। और पार्टनरशिप एट विल के वहां पे लिख लो 7, अगर नहीं लिखा हुआ है तो। पार्टनरशिप एट विल में लिखा था ना, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में 8 लिख लो। ओके, फिक्स्ड पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप के भी उनका नहीं नहीं लिखे है अभी, हाँ उनका नहीं है, ठीक है ना। सेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या था नेक्स्ट, क्या टॉपिक पढ़ा था इसके बाद? पार्टनरशिप डीड। डीड पढ़ी थी, डीड के आपको 12 पॉइंट पता ही होंगे, ठीक है ना, उसको भी क्या रिवाइज अब हम करें। ठीक है, फिफ्थ क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, काइंड्स ऑफ अ पार्टनर्स, ठीक है। फटाफट से सिर्फ टॉपिक बताओ कौन कौन से थे इसमें। एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, पार्टनरशिप, पार्टनर फॉर ओनली प्रॉफिट। सौरभ एक मिनट, हमेशा जब भी पॉइंट को हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे, हम उस सीक्वेंस में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने लिखे थे। होता क्या है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको इसको बहुत इजीली आप रिकॉल कर सकते हो। देखो पहला हमने क्या किया था, पहला हमने किया था एक्टिव, एक्टिव के बाद हमने किया था डोमिनेंट, स्लीपिंग हो गया, डॉर्मेंट हो गया, उसके बाद हमने क्या किया था, नॉमिनल, फिर हमने फोर्थ कौन सा किया था, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, फिफ्थ हमने सब पार्टनर किया था, सिक्स हमने एस्टोपल, और दो मैंने अलग लिखवाए थे आपको, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, है ना। तो क्या हो गया, जैसे हमने जो फ्लो बनाया हुआ है ना, वो हमारे दिमाग में एकदम खुल जाता है कि हाँ हमने रजिस्टर में इस फ्लो में लिखा हुआ था, ठीक है ना। कोशिश ये करनी है, ठीक है। चलो अब हमारा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एक लास्ट काइंड ऑफ, हाँ एस्टोपल वाला जो रह गया था, उसके पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। इसको मैं 8th डाल देती हूँ क्योंकि हम 7 तक लिख चुके हैं। पार्टनर्स बाय एस्टोपल, ठीक है। ओके, आज स्टार्ट करो इसे। It is also known as क्या? Sorry, it is also known as partnership by holding out,
ठीक है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, एक सेकंड सॉरी, ठीक है, होल्डिंग आउट है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं मेन इसकी लाइन। मेन लाइन क्या कहती है? वेयर अ मैन होल्ड्स, क्या होल्ड करता है वो? पेन कलर चेंज, हाँ जी, होल्ड हिमसेल्फ आउट और आउट एज अ पार्टनर, अपने आप को एज अ पार्टनर वो आउट रखता है उस पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, पहली लाइन। तो उसके बाद और allows other to do it, he is then stopped, किस चीज से अपने आप को ये स्टॉप करता है? फ्रॉम denying the character he has assumed and upon the faith of which creditors may be presumed as to have acted। पहले लिखो फिर बात करते हैं, पहले लिख लो इसको। यस मैम। लिख लिया? नो मैम। अच्छा लिख लो, लिख लो। लास्ट में एक्टेड लिखा है। हाँ, एक्टेड। बेसिकली करता क्या है वो? एक्टिंग ही करता है ना, तो हमने इसको पास्ट टेंस के अंदर ले गए, एक्टेड। ओके, यस मैम। लिख लिया? लिख लिया। ओके, एक बार मैं इस पॉइंट को यहाँ से अभी एक बार मैं इसको रिमूव करती हूँ। ठीक है, लिख लिया है ना आपने? अब आओ एक फ्लो चार्ट बनाओ उसका। इसी सिर्फ एस्ट्रोपल वाले को ही हम एक समझने के लिए बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स बनाया, इसमें लिखो व्हेन अ पर्सन, क्या कर रहा है वो? रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। और के बाद क्या हुआ? एक मेरा एरो आ गया। और knowingly permits himself, मतलब क्या हुआ यहाँ तक? एक पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है या जानबूझ के अपने आप को परमिशन दे रहा है कि उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, knowingly permits himself, जानबूझ के कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो? टू बी
हाँ, to be represented as a partner in a firm. But actually he is not. ठीक है, अब क्या हुआ, आ जाओ आगे, आगे क्या कहता है, आगे कहता है मेरा फ्लो चार्ट, he is liable like a partner in a firm. भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मैं ECS एक्सेल शिक्षा क्लासेस की पार्टनर हूँ, बट मैं एक्चुअल में पार्टनर नहीं हूँ, तो हुआ क्या, अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करती हूँ इस नाम को लेके, तो क्या होगा, आई एम अ पर्सन एज अ लाइबल, क्योंकि भैया फ्रॉड तो मैं कर रही हूँ, एक्चुअल में तो मैंने किया ना। अरे अगर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कहीं पे भी कि मैं ECS क्लासेस की पार्टनर हूँ, और मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए कोई चीज गलत करती हूँ, इनका नाम यूज करके मैं कोई चीज गलत करती हूँ, तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी, मेरी बनेगी, क्योंकि मैंने गलत किया है। टू एनीवन हु ऑन फेथ of such representation, मतलब आपने मुझ पे फेथ कर लिया कि हाँ मैम ने बोला दैट शी इज अ पार्टनर ऑफ ECS क्लासेस, यू फेथ मी। अब क्या हुआ, अगर मैंने कुछ गलती कर दी या मैंने कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, दैट in that a case I am a person who is a liable. Such representation has given credit to the firm. तो यहाँ पे क्या बात हुई कि मैं तो लाइबल हूँ, मुझे तो लाइबिलिटी बनेगी, बट फर्म को भी अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्चुअल में किसके नाम से, ECS क्लासेस के नाम से कोई फ्रॉड किया है। और मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कर दिया, ठीक है, नुकसान किसके नाम को हुआ, इनके नाम को हुआ। ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो कोई नहीं जानता, एज ए श्वेता लोया मुझे तो कोई नहीं जानता, तभी तो मैंने किसी और के नाम का सहारा लेके काम किया, और मैंने कोई गलती कर दी, मैंने कोई फ्रॉड कर दिया, उस केस में क्या हुआ, इस पर्सन को भी इफेक्ट हुआ, इस फॉर्म को भी इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे ये जो पार्टनर बना श्वेता लोया, शी इज अ एस्टोकर, क्योंकि इन्होंने किसी और का नाम यूज करके अपना काम किया। क्लियर? मैम वो नीचे से फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है, ये वाला, he is liable, yes ma'am, he is liable like a partner in a firm। क्या थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे वर्ड्स क्लियर दिखते हैं, बट आई थिंक जूम ऐप के थ्रू शायद आप लोगों को वर्ड ज्यादा छोटे दिखते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है क्या? पता नहीं, अभी तो नहीं आ रहा। ओके, अब इसके बाद हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 2 है। पहले ये लिख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। डन मैम। डन? यस मैम। ओके, चलो आई एम क्लियरिंग आउट। अब एक टॉपिक लिखो। अभी तक कितने हो गए हमारे? 5 टॉपिक हो गए, मेन हेडिंग्स वाले 5 हो गए ना। एक तो डेफिनेशन हो गई, एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन, डीड एंड काइंड्स। 5 टॉपिक हो चुके हैं हमारे। अब आता है आपका 6th हेडिंग। मैम डीड और 12 पॉइंट्स तो सीक्वेंस होना इंपॉर्टेंट है।
सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा ना उसको ध्यान में रखना होगा कभी अगर कोई केस स्टडी के अंदर कोई ऐसा आ जाए तो। मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट क्लास में ना कुछ केस स्टडीज ढूंढ के करवाती हूँ आपको इतने टॉपिक वाइज की, ठीक है ना, तो उससे क्या रहेगा आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो आपका, ये बोल्ड में लिख लो आप जैसे लिखते आ रहे हो, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ पार्टनर का रिलेशन कैसा होगा। ये हेडिंग लिख ली, अब इसकी सब हेडिंग्स लिखना है। मैम ये यूनिट 2 है? हाँ ये यूनिट 2 का है, चैप्टर जो सेकंड है ना यूनिट आपकी इसी की, उसका फर्स्ट टॉपिक है। लिखो पहला पॉइंट इसमें, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज क्या होगी ये डिफाइन किया गया है आपका। अच्छा अब एक बात सुनो, ये वाला टॉपिक लिख रहे हो ना, ये हो सकता है आपने हेडिंग जून से पेन से भी डाली हो। अब आप ये नीचे का पॉइंट्स जो होगा एक पेन से लिखना, और ये सेक्शन की सीरीज एक पेन से लिखना। कोशिश करो सेक्शन रेड पेन से लिख लो, तो वो क्या होता है अलग से दिख जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका सेक्शन 9 में डिफाइन है। सेकेंड इसमें आपका पॉइंट आएगा, दैट इज ड्यूटी टू indemnity, sorry, indemnify, indemnify for loss caused by fraud। ये आपका सेक्शन रहेगा सेक्शन 10। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सेक्शंस। थर्ड पॉइंट इसी में आएगा आपका, दैट इज determination and for loss caused by fraud, determination of rights and duties of partners by contract between the partners। ये कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 11। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। फिफ्थ हमारा होगा एजेंसी, म्यूचुअल राइट्स। फिफ्थ है हमारा म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। ये हो गया आपका सेक्शन 12, ये हो गया आपका सेक्शन 30।
डन? यस मैम। ओके, देखो अब ये जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आज के लेक्चर में भी हम कुछ टॉपिक्स उठाएंगे और कुछ हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक भी जाएंगे, तो हम कोशिश करते हैं अपकमिंग दिस वीक तक हम इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है ना, कंक्लूड कर देंगे इसको। तो अब समझो ये टॉपिक क्या कह रहा है। पहले हम ये टॉपिक का मीनिंग समझते हैं। ये टॉपिक का मीनिंग क्या कह रहा है कि जितने भी पार्टनर्स रहेंगे पार्टनरशिप फर्म में, उनका आपस में और फर्म के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। सेक्शन 9 उनको कहता है कुछ उनकी जनरल ड्यूटीज रहेगी पार्टनर की। कुछ जनरल ड्यूटीज क्या रहती हैं वो आपको समझना है। नॉर्मली आप मुझे एक बात ये बताओ, एक नॉर्मल पार्टनरशिप में जनरली क्या चीज होनी चाहिए आपस में पार्टनर्स के बीच में? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, और मैं क्या इसको ये भी कह सकती हूँ कि एक तरीके से फेथफुल होना चाहिए एक दूसरे के साथ। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट अगर टॉपिक आता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, मतलब ये हर एक पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो फ्रॉड क्या है उस चीज को देखने का, उस चीज का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय, हाँ इंडेमनीफाई मतलब वही एनालाइज ही होता है। हाँ, काइंड ऑफ एनालिसिस ही रहेगा, मतलब आपको हर एक चीज को देखना पड़ेगा, प्रॉपरली चेक करो कि क्या ऐसा क्या रीजन रहा है किसी लॉस का, जो एक फ्रॉड, क्योंकि लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं फ्रॉड तो हुआ ही होगा। 80% ऑफ चांसेस इज देयर कि अगर कोई लॉस हुआ है तो वहां पे कोई ना कोई फ्रॉड हो सकता है, तो उसको आपको प्रॉपरली चेक करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, जो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटीज और राइट्स क्या है और आपको उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस को आपको कैसे कंडक्ट करना है और आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, ये चीजें इसमें हमारी रही। सॉरी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज पहले पॉइंट से पहले, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? जनरल ड्यूटीज। अब एक ये सारा लिख दिया आपने, 5 पॉइंट लिख दिए। नेक्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट ऊपर लिखा है ना जनरल ड्यूटीज का, वही एक नीचे हेडिंग दो, क्योंकि हम साथ साथ उसको लिखते भी जाएंगे। क्या थी हेडिंग हमारी? जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। कौन सा सेक्शन है सौरभ? ये 9, सेक्शन 9, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात फटाफट से बताओ, पार्टनरशिप कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 4। पार्टनरशिप एट विल? 7। पर्टिकुलर पार्टनरशिप? सेक्शन 8। एंड जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर? जनरल ड्यूटी 9। अब मैंने कहा इतना का सोचने में लग गया, सामने लिखा हुआ है अभी तो। चलो अब इसको एक्सप्लेनेशन लिखते हैं इसकी थोड़ी सी, ठीक है ना। और ये एक्सप्लेनेशन है ना, मैं आपको थोड़ा आपका मॉड्यूल से ही रिलेट करके लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब आपको केस स्टडीज आएगी, बात समझना, आपने जब यही लाइंस को प्रॉपरली पढ़ा हुआ होगा ना, तो आप जब अपना आंसर प्रेजेंट करोगे तब आप यही लाइंस को प्रॉपरली लिख पाओगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कॉपी पेस्ट हो रहा है मॉड्यूल से, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वर्ड हाईलाइटेड होंगे वो मैं आपको जरूर यहाँ पे अलग से लिखवाऊंगी, ताकि वो आपको अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। रिविजन करते टाइम आपको सिर्फ वो दिखेंगे। अब सिर्फ 2 पेन ले लो अपने हाथ में, एक ब्लू ले लो और एक जो स्पेशल वर्ड के लिए कौन सा पेन यूज कर रहे हो? कोई भी ग्रीन ना, तो वो वाला यूज कर लो, ठीक है। अब लो पहले जनरल ड्यूटीज वाला लिखते हैं इसको। पार्टनर्स ब्लू पेन से पहले लिखते जाओ, फिर जो हाईलाइटेड वर्ड होगा वो मैं आपको दूसरे पेन का बता दूंगी, ठीक है ना। पार्टनर्स, क्योंकि मैं खुद भी फिर ग्रीन यूज कर लेती हूँ। पार्टनर्स आर want to carry on the business। हमें पता है पार्टनर्स क्या है, बॉन्ड है, किसके लिए? एक बिजनेस को कैरी करने के लिए। किसका बिजनेस है वो? ऑफ द फर्म। ये एक लाइन में लिख लो, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं है ये, तो मैंने ऐसे लगा दिया, ओके। अब चाहे लाइन बची हो
चाहे लाइन नहीं बची हो। नेक्स्ट लाइन से लिखो, टू दी ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज? अब इसको कैप्स में लिखना, पेन भी चेंज कर लो और कैप्स में लिखना। टू द जस्ट एंड फेथफुल, किसके साथ होंगे? टू ईच अदर। नेक्स्ट एंड, एंड के बाद एक और लाइन आएगी इसके अलावा, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। अभी आपको किसकी चाहिएगी? हर एक चीज की। नेक्स्ट लाइन, ऑफ ऑल थिंग्स affecting the firm to any partner or his legal representative। पहले लिख लो, फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं। लिख लिया? लिख लिया? ओके। क्या कह रहा है ये? सीधा सीधा जब हमने ये लिखा, आप अपने रजिस्टर में देखो, आपको मेन पॉइंट्स पता चल गए। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर डिफाइंड इन सेक्शन 9 क्या कह रहा है? जस्ट एंड फेथफुल टू द ईच अदर, ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, जो अफेक्टिंग कर रही है फर्म को। मेन 3 पॉइंट पता चल गए। पूरी कहानी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते इस पैराग्राफ? जस्ट यस मैम। मतलब क्लियर हुआ? देखो, पता है ये मैंने क्या बोला था आपको? अभी बनाने में 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट लगा इसको लिखने में, मोटा मोटा, ठीक है। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये सीधा समझ आ रहा है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या है। जस्ट एंड फेथफुल, किसके लिए? अपने आप से, आपस में, टू ईच अदर। एंड रेंडर करो किसको? ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, हर एक चीज की जो अफेक्ट कर रही है फर्म को, टू एनी पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स। अब मुझे yes, बताओ, इसमें मुझे कोई चीज समझाने वाली हो तो बताओ। no. अगर ना समझ आई है तो बताओ। हम आ गई। आ गई? क्लियर है? yes, sir. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? सेकंड। सेकंड क्या था? ड्यूटी टू indemnify। indemnify क्या था? indemnify for loss caused by fraud। सेक्शन 10। ओके, ये लाइन क्या कह रही है? हर एक पार्टनर की, एवरी पार्टनर, पेन चेंज यहाँ पे, शेल। शेल का क्या मतलब होता है सौरभ? करना चाहिए। मैंडेटरी होता है, वॉलेंट्री होता है?
मैंडेटरी। ठीक है, शैल का मतलब हो गया क्या, मैंडेटरी, मतलब करना ही करना है। ठीक है, यस मैम। फॉर द लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब सिंपल सी बात है, बिजनेस आप करते जा रहे हो, उस बीच में कोई भी फ्रॉड कर दिया गया, किसी भी पार्टनर ने कर दिया, उस वजह से अगर लॉस आ रहा है, हर एक पार्टनर की ड्यूटी बनती है उस चीज को प्रॉपरली चेक करने की। जो भी पार्टनर कमिट करता है किसी भी तरीके का फ्रॉड, चाहे वो फर्म के लिए गुड में जाए या बैड में जाए, ऑब्वियसली बात है उसने मिसकंडक्ट तो किया ही किया है। जब उसने मिसकंडक्ट किया है तो उसके ऊपर अदर पार्टनर्स की एक ड्यूटी बनती है उस चीज को आइडेंटिफाई करे और उसके खिलाफ एक्शन ले। अब बताओ इसमें और कुछ समझाऊं पॉइंट में? तो बताओ, क्लियर है? यस। ओके, अब आता है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज वाला। एक मिनट लिख लो बस। ओ एक काम करो, स्पेस छोड़ दो, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी तुम्हें बाद में। यस मैम। ठीक है ना, 4 लाइन छोड़ दो, मैं ना अभी जैसे सेशन ओवर होगा। मैंने लास्ट क्लियर 2 कर वर्ड्स दिया। रह गए थे। लास्ट 2 वर्ड्स रह गए, रुको, लास्ट 2 वर्ड्स तो मैं बता देती हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें शेयर भी कर दूंगी। लास्ट 2 वर्ड्स था तुम्हारा इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। कंडक्ट तक लिख लिया था? यस मैम, हो गया। हो गया ना, ठीक है, सॉरी यार, मैं नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी, अभी ध्यान ही नहीं रहा। चलो, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? सेक्शन 11 है, क्या कह रहा है वो? डिटर्मिनेशन। हाँ बोलो। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 11। लिखो फटाफट, अपने हेडिंग डालो। इस सेक्शन में मैं तुम्हें एक नई चीज और बताऊंगी, जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर बात करी थी ना, अबाउट दी सब सेक्शन, उसके बारे में आज हम समझेंगे कि सब सेक्शन क्या होता है। एक बार ये लिख लो, फिर मेरे को बताना, फिर मैं लिख पाती हूँ। यस मैम, लिख लिया। लिख लिया? अच्छा, अब यहाँ पे पर्टिकुलर मैं इस वाले पॉइंट के लिए ये चीज लिखवा रही हूँ, आगे आप खुद अपने आप ही धीरे धीरे समझ जाओगे। सेक्शन 11, ठीक है, सब सेक्शन 1, और इसको आप एक बार पेंसिल से भी ऐसे भी लिख सकते हो, सेक्शन 11 ब्रैकेट में 1, क्योंकि अब आपको सब सेक्शन भी समझना है कि सब सेक्शन हमें किस चीज को सब सेक्शन कहना है, किस चीज को हमें क्लॉज कहना है, ठीक है ना? यस मैम। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बाइफरकेट करके लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो ठीक है ना, नहीं तो हम ये सिर्फ इतना भी लिख लेते हैं ना तो भी चलता है। इतना भी लिख सकते हो, मतलब ये भी लिख सकते हो, या जब आप डिफाइन कर रहे हो उसके बाद आप ये 1 भी ऐसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो ये आपने लिखा सेक्शन 11 सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज
किसकी? ऑफ द पार्टनर्स। किसके पार्टनर्स? ऑफ अ फर्म। ठीक है क्या? अब एक नया वर्ड आया, मे का मतलब क्या होता है? मंथ मत बोलना बस। कल ना। मैंडेटरी नहीं होता। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है ना। मे बी डिटरमाइंड बाय। कॉन्ट्रैक्ट between the partners and and such contract may be express or may be implied. Yes, ma'am. By course of dealing. Yes, sir. लिखा? Yes, ma'am. ये लिखा। ओके। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी पार्टनर, जो भी एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं, उनके बीच में राइट्स एंड ड्यूटी वो रहेंगी जो उन्होंने डिटरमाइन करी है। कब? जब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसिव हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो, मतलब बोल के किया गया हो या लिख के किया गया हो। ठीक है ना। एक्सप्रेस मतलब बोल के, हाँ वर्बल हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। बाकी ये क्या है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जब हम कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर करेंगे ना, उसके अंदर हम इसको और ज्यादा डिटेल में करेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मैम इसमें हाँ जी, दूसरे जो सेक्शन 9 और 10 है, जनरल और ड्यूटी, उसमें सब सेक्शंस नहीं है? नहीं है। देखो सब सेक्शन अब क्यों चाहिए होता है, मैं अब आपको वही बताने जा रही थी। सब सेक्शन आपको तब चाहिए होता है जब आपको कोई बात अलग अलग तरीके से बतानी होती है। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर यही सिर्फ इतनी सी बात बतानी होती, ये वाली जो ये लिखी है म्यूचुअल अग्रीमेंट वाली, तो यहाँ पे भी सब सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। बट इस सेक्शन के अंदर 2-3 बातें और बतानी पड़ी है इनको, मतलब 2 बातें बतानी पड़ी है। एक बात तो इन्होंने ये बताई है कि भाई जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो उनकी ड्यूटीज एंड राइट्स को डिटरमाइन करेगा। ठीक है। अब सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, इससे थोड़ा सा हट के बात कर रहा है, लेकिन बात इसी टॉपिक की कर रहा है। बात समझना, राइट्स एंड ड्यूटीज पे ही बात करेगा सब सेक्शन 2 भी, लेकिन थोड़ा सा हट के बात करेगा। हट के बात क्या कर रहा है वो ये कह रहा है ओके, अब इसको है ना ब्लैक पेन से लिख लेना। सॉरी नथिंग नहीं, नॉट विथ स्टैंडिंग। अब आपको एक और नई चीज बताएंगे लॉ की लैंग्वेज, नॉट विथ स्टैंडिंग। इस वर्ड को अलग से लिखना, इसका मतलब भी बताऊंगी मैं आपको।
contained in section पहले हम इस एक लाइन का पहले मतलब समझते हैं, फिर आगे लिखेंगे इस सेक्शन, इस सब सेक्शन को। सब सेक्शन 2 ये कह रहा है सौरभ, नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब एक हमारे पास सेक्शन है 27 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, वो एक चीज डिफाइन करता है कि कोई भी पार्टनर या कोई भी पर्सन के ऊपर कोई स्ट्रिक्शन नहीं हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटर इनटू एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 27 आपको ये बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि कोई भी पार्टनर्स है या दो पर्सन है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट होता है ट्रेड में, मतलब किसी और के साथ वो ट्रेडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसका उनके पास रिस्ट्रेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है सब सेक्शन 2 ये कह रहा है सेक्शन 11 का, notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, हमें कोई मतलब नहीं है सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, वो प्रोविजन हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं लगेंगे। इसको चाहो तो पेंसिल से लिख भी लो इस लाइन को अलग से हिंदी में। अभी देखो मैंने आगे आपको कुछ लिखवाया नहीं है ना इस लाइन के आगे, तो अब आप क्या करो, एक पेंसिल ले लो, उससे इसके नीचे की इस लाइन का मतलब लिख लो कि सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यस मैम, क्या लिखना है? लिखो, पेंसिल से लिखो इसको, एक्सप्लेन, इसकी एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 27 यस मैम, सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चीज डिफाइन करता है, जो चीज डिफाइन करता है, क्योंकि अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पता है, बट हमें इस लाइन का मतलब समझना है क्योंकि आगे बहुत जगह आएगी, लॉ की लैंग्वेज है। सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी डिफाइन करता है वो पर्टिकुलर प्रोविजंस, जो भी डिफाइन करता है वो पर्टिकुलर प्रोविजंस हमारे सेक्शन 11 में नहीं लगेंगे। यस मैम। ठीक है, अब हम अपने पेन से इसके हाँ जी बोलो। सेक्शन 11 जो है इसमें मतलब और सारे सेक्शंस में सारे एक्ट मतलब वो सेक्शंस लगते हैं अलग अलग एक्ट्स के भी। हाँ बेटा देखो इसमें क्या होता है, मेरी बात समझो, जहां वर्ड आ गया एग्रीमेंट, बात समझना मेरी, ठीक है, जहां वर्ड आया अग्रीमेंट, अग्रीमेंट आते ही आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले गए,
ठीक है, क्योंकि आपका जो वर्ड है अग्रीमेंट वो ऑलरेडी उधर डिफाइन किया हुआ है, तो क्या होता है हम उधर से इसकी रेफरेंस यहाँ ले लेते हैं। अगर देखो पार्टनरशिप में अगर इस चीज को डिफाइन किया हुआ होता एग्रीमेंट को, तब तो हम यहाँ की डेफिनेशन लेते कि भाई एग्जैक्टली एग्रीमेंट क्या है वही हमें यहाँ पे लागू करना है। बट क्या है हमें यहाँ पे वो चीज डिफाइन नहीं की गई है। और एग्रीमेंट किसका पार्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि एग्रीमेंट तभी होगा ना जब आप और मैं रेडी होंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है आपके सारे प्रोविजन एक दूसरे के साथ लगते हैं। जहां पे जिस पर्टिकुलर चीज का प्रोविजन नहीं लग रहा होगा वहां पे आपको ये वर्ड लिखा देंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग। अब सेक्शन 27 क्या कह रहा है वो लिखो। अभी एक बार है ना, एक बार एक लाइन जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन वो लिख लो, ठीक है। फिर मैं आपको एक चीज और बताती हूँ तो आपको एकदम से समझ आ जाएगी ये बात, ठीक है ना। अभी पहले पेन से एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। सच अ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ए हटा देना क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे यहाँ पे। सच कॉन्ट्रैक्ट्स may provide that a partner, नीचे से दिख तो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना नीचे का, ठीक है। a partner shall not carry क्या वो कैरी नहीं कर सकता ऑन एनी बिजनेस अदर देन अब एक और पेन ले लेना, अदर देन that of the firm where he is a partner. मैम इसका मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें कहा गया है कि एक बंदे ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके बाद वो और कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकता है। अब मैं सेक्शन 27 क्या डिफाइन कर रहा था? दैट यू आर अ रेसिस्टेंट ऑफ ट्रेड, मतलब आप आगे, अच्छा अब आ रही है? यस मैम। ओके, देखो सेक्शन 27 क्या कह रहा है। देखो एक नॉर्मल मैं एक बात आपसे कर रही हूँ आज, आप ABC पार्टनर हो, ABC एंड एसोसिएट्स है कोई, ठीक है yes, A, B और C। सपोज करो I am a C and what I am doing my CS practice, क्लियर। अब एज अ CS प्रैक्टिस मैं यहां से, मुझे इधर से काम मिल रहा है, ठीक है। एक आ गई XYZ एंड कंपनी, उनको एक CS प्रैक्टिसिंग PCS की जरूरत है। उन्होंने मुझसे बोला कि आप हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, ठीक है। एक आ गया आपका DEF एंड एसोसिएट्स, उन्होंने कहा आप मेरे साथ भी पार्टनर बन जाओ, क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं पार्टनर नहीं बन सकती? नॉर्मली बताना मुझे, नॉर्मली, अभी ये वाला पॉइंट को एक मिनट छोड़ दो, मुझे नॉर्मली बताना। बन तो सकते हैं, बन सकते, ऑब्वियस ही बात है, बन सकते हैं और बिल्कुल बन सकते हैं, चाहे यू आर अ CS एज प्रैक्टिस और यू आर अ CA एज अ प्रैक्टिस, या आप एडवोकेट हो या कुछ भी हो, आप कितनी भी फर्म्स के अंदर मतलब आप पार्टनर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि पहली बात हम पहले हमारे इस पॉइंट पे आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके टाइम पे राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी। पहला वाला हमें पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि प्रॉपर्ली एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए, और हमारे क्या पेपर्स पे जो भी है आपस में डिटरमाइन होनी चाहिए दोनों की ड्यूटीज एंड राइट्स, जितने भी पार्टनर है। बट हमारा सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 ये कह रहा है हमें सेक्शन 27 को फॉलो नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक पर्सन shall not carry any business other than that of a firm where he is a partner। क्योंकि सेक्शन 27 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऑब्लिगेशन लगाई गई हैं कि एक पर्सन सिर्फ एक ही जगह पार्टनर बन सकता है और जगह नहीं। बट वहां पे भी अलग अलग प्रोविजन है। अगर आप ये प्रोविजन, ये वाला प्रोविजन आप इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप्स में, मतलब जब हम राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं, हम इस प्रोविजन को चाहें तो हटा भी सकते हैं। अगर हम चाहें इस प्रोविजन को, जब हम अग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में, हम ये वाली ऑब्लिगेशन को, ये वाली रिस्ट्रिक्शन को हटा दे सकते हैं। और अगर आप रखना चाहो तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रख सकते हो, और आप हटाना चाहो, अगर एक भी पार्टनर, फॉर एग्जांपल आप और मैं मिलके एक पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हैं, यू आर अ सीए एंड आई एम अ सीएस, हमें सारे लॉ पता है, हमें डीड पता है, हमें कैसे बनानी है, क्या बनानी है। आपने सोचा कि नहीं यार मैम को तो मैं फ्री नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं फ्री छोड़ूंगा तो वो आज मेरे साथ पार्टनर है, हो सकता है थोड़े दिन में वो कहीं और चली जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो ये एक रिस्ट्रिक्शन डीड में डाल सकते हो कि आप कहीं और अभी पार्टनर नहीं बन सकते हो, ऑलरेडी आप जहाँ पे हो उसके अलावा आप कहीं और नहीं जा सकते, कहीं और का बिजनेस नहीं कर सकते। बट अगर मैं चाहूं, मुझे भी लॉ पता है, मैं चाहूं तो मैं कह सकती हूँ कि भाई हमारे को सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 कहता है कि ये मेरे भी मर्जी है, म्यूचुअल डिसीजन ये हमारा रहेगा, मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए, आई वांट टू बी फ्री बर्ड, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए कि मैं कहीं पे भी पार्टनर बन जाऊं, ठीक है। तो ये सेक्शन सिर्फ इसलिए सब सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि ये रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 27 के अंदर सेक्शन में डिफाइन किया गया है, जो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को, अग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो डिफाइन करता है, वो वाले प्रोविजंस आपके यहाँ पे नहीं लगते हैं। क्लियर? yes, आप समझ आ गई बात? तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोविजन हमें जो डिफाइन कर रहा है, वो प्रोविजन हमारे यहाँ पे नहीं लगता है। क्लियर? yes, ma'am. अब तो डाउट क्लियर है। तो आज हमने yes, दो नई चीजें समझी, एक हमने सबसेक्शन समझा और एक हमने नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब समझा, ठीक है ना। अब अगर मैं आती हूँ, आगे चलती हूँ, तो आगे वाला सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है और 13th वाला भी बड़ा है। ओके चलो एक बार इसको यहाँ पे आप इसको सेव करो, ठीक है। कितना हमारा टाइम हो गया है, 5:10 हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास कितनी बजे है? 5:30 रहती है। 5:45 बट अगर मैं एक टॉपिक लेती हूँ तो वो थोड़ा मेरा लंबा जाएगा। अच्छा एक चीज, ये वाला जो आपने सबसेक्शन लिखा है, ये आपने ऐसे ही लिखा है ना 1 और 2 करके? yes, ma'am. पॉइंट वाला मत लिख देना, ये वाला नहीं चलेगा इसमें। ये तो क्लॉज हो जाते हैं, सब क्लॉज। हाँ ये चीज मत लिखना, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाली हेडिंग के ना पार्ट्स लिख लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। yes, ma'am. ओके चलो।
नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट आता है द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे आज हम क्लॉज को भी समझ लेते हैं। सेक्शन 12 देखो, क्लॉज और सेक्शन में फर्क, चलो वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले लिखो इसको। पहले आप लोग लिखो हेडिंग एनालिसिस वाली, फर्स्ट सेकंड। अब जो आज हम अब लिख रहे हैं इसके नीचे वो होंगे हमारे क्लॉजेस। अब मैम अब हम मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉज, इसको हमें क्लॉज कहना है? ये पहले आप लिख लो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये आपको पता कैसे चलेगा इसको हमें क्लॉज कहना है। क्लॉज 1 इसका क्या कह रहा है आपका? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसको 1 मत करो, इसको A करो, ये A है, क्लॉज A है, ठीक है? चेंज कर लेना अगर लिख लिया हो तो। अब आते हैं आपके क्लॉज B पे। क्लॉज B आपका क्या कहता है? क्लॉज B आपका कहता है एवरी पार्टनर is bound to attend diligently to his duties in the conduct of business. नेक्स्ट आता है आपका क्लॉज C। क्लॉज C कहता है आपका, और एक में यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, क्लॉज C कहता है मेरा राइट टू बी कंसल्टेड, एंड D कहता है मेरा राइट टू एक्सेस टू बुक्स। ठीक है? यस मैम, लिख लिया। लिख लिया। अब सिर्फ एक चीज समझते हैं, उसके बाद इस सेशन में ओवर कर रहे हैं। ठीक है? अब क्या चीज समझनी है कि सेक्शन और क्लॉज कैसे पता चले। देखो बेसिकली होता क्या है, क्लॉजेस जैसे आप बता रहे हो पॉइंट 1 A, ये सब आपके क्लॉजेस डिफाइन करते हैं। ठीक है? 1 2 आपका सबसेक्शन डिफाइन करता है। बट एक और डिफरेंस होता है सबसेक्शन और क्लॉज में। सबसेक्शन हमेशा न्यू पॉइंट डिफाइन करेगा। सॉरी, सबसेक्शन आपका हमेशा जो हेडिंग होगी, मतलब सब सेक्शन आपका हमेशा सेक्शन को आगे एक्सप्लेन करेगा, सेक्शन को आगे एक्सप्लेन करेगा। बट क्लॉज आपका, क्लॉज हमेशा न्यू पॉइंट को डिफाइन करेगा। समझ आया? यस मैम। कैसे? अब देखो, और सब क्लॉज क्लॉज के पॉइंट को डिफाइन करेगा। हाँ हाँ,
जैसे क्या होता है नॉर्मली हमारे जितने भी एक्ट हैं, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लो, कंपनीज एक्ट ले लो, आपका लेबर लॉज के कोई एक्ट ले लो, कोई सा भी एक्ट उठा लो, एमएसएमई आज के टाइम में बड़ा धूम मचा रहा है, एमएसएमई एक्ट भी, कोई भी एक्ट ले लो, उसमें हमेशा एक सेक्शन होता है, 2 सेक्शन हमेशा प्री डिफाइंड रहते हैं आपके कोई भी एक्ट के अंदर। ये तो लिख लिया ना? यस मैम। ठीक है, हर एक सेक्शन में आपके 2 पॉइंट, सेक्शन 1 हमेशा आपका इंट्रोडक्शन रहता है, कोई सा भी एक्ट होगा आपका ABCD, ये मत लिखना भले, मैं तो ऐसे समझा रही हूँ आपको। और सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस का रहता है, मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट में जितनी चीजें की डेफिनेशन है वो सब सेक्शन 2 में बताई जाती है। और उसमें क्या हो जाता है, जैसे ए आ गया आपका जैसे अग्रीमेंट फॉर एग्जाम्पल, बी आ गया आपका एडवाइस, सी आ गया आपका बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग चीजें आनी शुरू हो गई। तो ये क्या हुआ, सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन करता है डेफिनेशन अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट में क्या हुआ, सपोज करो एग्रीमेंट वाले पॉइंट में आपके एक पॉइंट और आ गया, वहां पे भी अग्रीमेंट समझा दिया, फिर उसने एक पॉइंट और ले आया, सेकंड पॉइंट, तब यहाँ पे क्या हो गया, तब हम कह देते हैं सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज सेकेंड सेज दैट, जो भी लाइन वो डिफाइन करेगा। तो ये होता है सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज का। सेक्शन हमेशा जो सब सेक्शन होगा वो हमेशा आपके सेक्शंस को डिफाइन करता चलेगा। एक पॉइंट पे डिफाइन कर दिया, नहीं आ रहा, एक और प्रोविजन उसी में डाल दिया। मतलब जो पर इसमें जो सेक्शन है, सब सेक्शन है, जो 1 और 2 है, ये तो क्लॉज के पॉइंट पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ना एग्रीमेंट को। हाँ, तो ये मैंने लिखा है ना सब क्लॉज 2। अच्छा, तो सब क्लॉज है। हाँ, ये मैंने सब क्लॉज लिखा है ना इसीलिए। और क्लॉज क्या होगा, हाँ, और क्लॉज क्या होगा, हमेशा एक न्यू पॉइंट को डिफाइन करेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो आपका हो जाता है क्लॉज। देखो एक्चुअली सौरभ, ये क्या है, बहुत माइनर सी चीजें हैं, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जामिनेशन ना, जिस टाइम पे आप उसके वो प्रोविजन की एक हेडिंग डाल के वो अपना एनालिसिस लिखते हो, दैट टाइम यू आर गेटिंग टू मच कंफ्यूज्ड कि यार ये मेरा सेक्शन था, इसका अच्छा सब सेक्शन 1 ये कह रहा था या 2 ये कह रहा था। तो क्या है, ये सारी चीजें ना 5 मिनट अच्छे से समझ लो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो ये आपकी ये सारी चीजें हो गई। आज काफी कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है, और प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि हमें पुराना रिवीजन भी करना है और इस बार आपको सेक्शन सबसेक्शन भी पढ़ने हैं। और मुझे ये सारी हेडिंग जो आज में हमने करी है, 5 हेडिंग किसकी, आपकी रिलेशन पार्टनर्स की, और जिनके सब हेडिंग्स भी थी, जैसे एक की आपके सबसेक्शन थे और एक की आपकी सिर्फ मैंने अभी हेडिंग्स लिखवाई है, ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास का, इकोनॉमिक्स की क्लास का मैं एक बार सर से डिस्कस करके आपको शेड्यूल बता देंगे। 3:30 कोशिश यही रहेगी 3:30 के आसपास, ठीक है ना, ताकि आपका 4:30 तक ओवर हो जाएगी। तो 4:30 या 4:45 से सर ले लेंगे, तो 3:30 का हम 3:15 कर लेंगे आपस में बात करके, कोई दिक्कत तो है नहीं, अभी आपको ही पढ़ना है तो ठीक है ना। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलो, ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।